नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका किसान तक में। मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और आज जिन खबरों को लेकर बातचीत करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे प्याज के दाम को लेकर। उसके बाद दूसरी खबर करेंगे जिसमें हम बात करेंगे जहां चंडीगढ़ में संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग हुई। उस मीटिंग के दौरान कई तरह के बड़े फैसले लिए गए किसानों के द्वारा। कई नए प्लान तैयार किए गए हैं। क्या कुछ वो प्लान है, कुछ ही देर में मैं आपको बताऊंगी। और साथ ही बात करेंगे राकेश टिकैत को लेकर, जिस तरीके से कल वो उन्होंने एक बड़ा बयान दिया था। क्या कुछ वो बयान था, उसको लेकर भी बात करेंगे। वहीं किसानों की फसल को लेकर जिस तरीके से लगातार किसान मंडी में गेहूं लेकर अपनी फसल को लेकर पहुंच रहे हैं, उसके बावजूद वहां पर जो स्थिति है बेहतर ना होने से किसान काफी ज्यादा परेशान है। क्योंकि एक तरफ मौसम की मार है, क्योंकि लगातार बारिश, कभी ओलावृष्टि और कभी तेज धूप के चलते किसानों को तमाम तरह की परेशानी उठानी पड़ रही है। इसी बीच किसान की जो स्थिति है वो निकलकर सामने आई है। पंजाब के फाजिल्का से वो खबर है। और आखिर में बात करेंगे देश भर के मौसम को लेकर कि कैसे देश भर के मौसम का मिजाज बना हुआ है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं प्याज के दाम को लेकर। जिस तरीके से बता दें कि लोकसभा चुनाव के बीच महाराष्ट्र की मुख्य फसल प्याज के दाम जमीन पर आ गए हैं। अधिकांश बड़े प्याज उत्पादक जिलों की मंडियों में किसानों को 1, 2, 3 और 5 रुपए किलो का ही रेट मिल रहा, जिससे उनमें सरकार के खिलाफ काफी गुस्सा है। इस सीजन में किसानों को इतना कम दाम मिलने का कारण है निर्यात बंदी बताई जा रही है। किसानों का कहना है कि सरकार ने अगर निर्यात बंदी को नहीं हटाया तो चुनाव में बड़ा नुकसान हो सकता है। केंद्र सरकार ने महंगाई को कम करने के लिए 7 दिसंबर 2023 से प्याज के निर्यात पर रोक लगाई हुई है। पहले जो आदेश आया था उसके अनुसार निर्यात बंदी 31 मार्च तक लागू की गई थी, लेकिन सरकार ने उससे पहले ही इसे अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया। किसानों का कहना है कि इसकी वजह से रबी सीजन के प्याज भी मार्केट में खराब हो गए हैं। रबी सीजन के प्याज फरवरी के अंत और मार्च के पहले सप्ताह से आना शुरू हो जाता था। उसी समय निर्यात बंदी को और आगे बढ़ा दिया गया। इससे पहले सरकार ने अगस्त 2023 में प्याज के दाम पर नियंत्रण पाने के लिए इसके निर्यात पर 40% निर्यात शुल्क लगा दिया था। तब सरकार के इस फैसले के खिलाफ किसानों और व्यापारियों दोनों ने मिलकर हड़ताल की थी, लेकिन सरकार ने आगे चलकर उसको उससे भी कठोर फैसला लेते हुए निर्यात बंदी कर दी। अब बात करते हैं किसान आंदोलन से जुड़ी खबर का, जहां पर आपको बता दें कि आज एसकेएम के द्वारा यानी कि संयुक्त किसान मोर्चा ने चंडीगढ़ में मीटिंग की और मीटिंग के दरमियान कई बड़े फैसले लिए गए। जिस तरीके से लगातार किसानों का आंदोलन जारी है, हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं पिछले लंबे वक्त से। और ऐसे में एक के बाद एक फैसले देखने को मिले थे। दिल्ली कूच करने की भी तैयारी थी, लेकिन वो कामयाब साबित ना हो सके। लेकिन आपको बता दें कि अब ऐसे में संयुक्त किसान मोर्चा ने एक बड़ा फैसला लिया है। दिखाते हैं क्या कुछ कहना है किसान का। पंजाब में लोकसभा इलेक्शन का कैंपेन चल रहा है, लेकिन हर जगह हमने देखा कि जो रूरल एरियाज है वहां बीजेपी के कैंडिडेट्स का विरोध हो रहा है। आज भी एसकेएम की मीटिंग हुई जिसमें इंपॉर्टेंट डिसीजन हुए। हमारे साथ एसकेएम के इंपॉर्टेंट मेंबर हैं बलबीर सिंह राजेवाल। राजेवाल साहब, एक इंपॉर्टेंट मीटिंग की आज एसकेएम ने, हालांकि कैंपेन चल रहा है और बीजेपी के कैंडिडेट्स जो हैं वो ऑलरेडी प्रोटेस्ट फेस कर रहे हैं रूरल एरियाज में खास करके। क्या मीटिंग में आज डिसाइड हुआ है? आज ये डिसाइड हुआ है कि वो उसका फोकस थोड़ा बदलेंगे। जो पहले घेर के उनको सवाल करते थे, वो अब सबको कहा कि और पीसफुल हो, कि बिल्कुल वायलेंट नहीं होना, और इसका फोकस अब गांव पे शिफ्ट कर दो। हर गांव वालों को कहो कि वो घेर के उनके ऊपर सवाल करें। 1-2-4 दिन में हम यहाँ की रूलिंग पार्टी है आम आदमी पार्टी, उसके लिए सवाल भी भेज रहे हैं, वो भी सवाल करेंगे लोग। तो एक दूसरा जो बीजेपी चाहती है कि इसको शक्ल बदल के जातिवाद या धर्म का नाम दिया जाए, ऐसा हम कतई नहीं होने देंगे। किसी भी धार्मिक स्थान में हम उनको रोकने का हमने कोई फैसला नहीं किया, ना हम रोकेंगे, ना किसी जातिवाद फैलाने की उनको इजाजत देंगे। गांव में
जितने लोग रहते हैं हमारे ही मजदूर भाई थे, जो हमारे साथ जो वो वहाँ दिल्ली में हरास हो रहे थे। तो हमने ये फोकस इसलिए चेंज कर दिया कि यहाँ के सीधा गांव में जब जाएंगे सारे लोग वहाँ उनको घेर के सवाल करेंगे और झगड़ा नहीं करेंगे, कोई वायलेंट नहीं होगा। कुछ रजल कुछ पोस्टर्स भी बनवा रहे हैं, कह रहे हैं कुछ 1 लाख पोस्टर छपवाया है जो गांव-गांव भेजेंगे, जो 11 सवाल है। और 2-4 दिन में हम आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि वो यहाँ की रूलिंग पार्टी है, उसके सवाल भी लिख के भेज रहे हैं, वो भी लोग सवाल करेंगे। तो आने वाले दिनों में देख सकते हैं कि बीजेपी को तो क्यों प्रोटेस्ट फेस करने पड़ रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी जो है प्रोटेस्ट फेस करेगी। बीजेपी को गांव में घुसने से लोग रोकेंगे, इतना हम तैयारी किए हुए हैं। और यही नहीं, सारे देश में ये तैयारी हो रही है। और ये भी फैसला किया है कि जब प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर जब वो आएंगे यहाँ पंजाब में दौरे पे, तो उनका भी विरोध पीसफुली किया जाएगा। तो आम आदमी पार्टी के खिलाफ अब नामबंदी हो रही है। दोनों को सवाल करेंगे, क्योंकि इन्होंने भी जो गलती किया है इनके ऊपर भी सवाल करेंगे। लेकिन भाजपा ने तो जो हमारे साथ, देखो डेमोक्रेसी है, मेरा राइट है, मैं पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकता हूँ, मेरा राइट है, मैं अपनी राजधानी जा सकता हूँ, मेरा राइट है, मैं नेशनल हाईवे पे पीसफुली जा सकता हूँ। ये इसका हनन किसने किया? बीजेपी ने हमारे सामने 7-7 लेयर्स के बैरिकेड खड़े किए, कील गाड़े। और मैंने जो जुडिशियल इंक्वायरी हो रही है, मैंने वहां जज साहब से बोला कि हरियाणा सरकार ने तो 2 बार कर दिया, पहले भजन लाल के जमाने में, अब दूसरी बार अब सारे पंजाब को देश से कट ऑफ कर दिया। ऐसी भावना पैदा करने की कोशिश की जैसे यहाँ फॉरेनर्स रहते हैं। ये देश विरोधी कानून काम जो किया भाजपा की सरकार ने, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। फाइनली सर, मतलब एक सवाल है मेरा कि आम आदमी पार्टी से नाराजगी क्या है किसानों की, क्या किन इश्यूज पे आप सवाल करेंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी ने भी जो अब तक किसी को वो पशुओं की बीमारी पड़ी उसका कोई मुआवजा नहीं दिया, जितनी बार फसल बर्बाद हुई उसका कोई मुआवजा नहीं दिया, गन्ने के पैसे अब तक भी खड़े हैं, पोल्यूशन के लिए पंजाब डूब रहा है, वो जीरा फैक्ट्री का अभी तक उसे दरमियान में लटकाए रखा हुआ है। और ऐसे जितने मुद्दे पंजाब से रिलेटेड हैं उनकी अभी ड्राफ्टिंग कर रहे हैं। आप बीजेपी के लीडर्स को रोक रहे हैं, उनसे सवाल कर रहे हैं, कोई डायरेक्शन भी दे रहे हैं किसानों को, आप किसको वोट करें, कोई दे रहे हैं आप डायरेक्शन? हाँ, हमने ये तय किया है कि जो विनिंग कैंडिडेट है, जो बीजेपी के कैंडिडेट को हरा सकता है, उसको वोट दो। किसी पार्टी को, पर्टिकुलर पार्टी के लिए कुछ नहीं कह रहे। सो थे बलबीर सिंह राजेवाल, जो एसकेएम के इंपॉर्टेंट मेंबर। और बड़ी बात यह है कि बीजेपी के लोगों को तो सवाल हो ही रहे हैं, लेकिन अब जल्दी एसकेएम एक क्वेश्चनेयर जो है आम आदमी पार्टी के लीडर्स के लिए भी बना। मीटिंग में आज डिसाइड हुआ है, आज ये डिसाइड हुआ है कि वो उसका फोकस थोड़ा बदलेंगे। जो पहले घेर के उनको सवाल करते थे, वो अब सबको कहा कि और पीसफुल हो, कि बिल्कुल वायलेंट नहीं होना। और इसका फोकस अब गांव पे शिफ्ट कर दो। हर गांव वालों को कहो कि वो घेर के उनके ऊपर सवाल करें। 2-4 दिन में हम यहाँ की रूलिंग पार्टी है आम आदमी पार्टी, उसके लिए सवाल भी भेज रहे हैं, वो भी सवाल करेंगे लोग। तो एक दूसरा जो बीजेपी चाहती है कि इसको शक्ल बदल के जातिवाद या धर्म का नाम दिया जाए, ऐसा हम कतई नहीं होने देंगे। किसी भी धार्मिक स्थान में हम उनको रोकने का हमने कोई फैसला नहीं किया, ना हम रोकेंगे, ना किसी जातिवाद फैलाने की उनको इजाजत देंगे। गांव में जितने लोग रहते हैं हमारे ही मजदूर भाई थे, जो हमारे साथ जो वो वहाँ दिल्ली में हरास हो रहे थे। तो हमने ये फोकस इसलिए चेंज कर दिया कि यहाँ के सीधा गांव में जब जाएंगे सारे लोग वहाँ उनको घेर के सवाल करेंगे और झगड़ा नहीं करेंगे, कोई वायलेंट नहीं होगा। कुछ रजल कुछ पोस्टर्स भी बनवा रहे हैं, कह रहे हैं कुछ 1 लाख पोस्टर छपवाया है जो गांव-गांव भेजेंगे, जो 11 सवाल है। और 2-4 दिन में हम आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि वो यहाँ की रूलिंग पार्टी है, उसके सवाल भी लिख के भेज रहे हैं, वो भी लोग सवाल करेंगे। तो आने वाले दिनों में देख सकते हैं कि बीजेपी को तो क्यों प्रोटेस्ट फेस करने पड़ रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी जो है प्रोटेस्ट फेस करेगी। बीजेपी को गांव में घुसने से लोग रोकेंगे, इतना हम तैयारी किए हुए हैं। और यही नहीं, सारे देश में ये तैयारी हो रही है। और ये भी फैसला किया कि जब प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर जब वो आएंगे यहाँ पंजाब में दौरे पे, तो उनका भी विरोध पीसफुली किया जाएगा। तो आम आदमी पार्टी के खिलाफ अब नामबंदी हो रही है। दोनों को सवाल करेंगे, क्योंकि इन्होंने भी जो गलती किया है इनके ऊपर भी सवाल करेंगे। लेकिन भाजपा ने तो जो हमारे साथ, देखो डेमोक्रेसी है,
मेरा राइट है, मैं पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकता हूँ, मेरा राइट है, मैं अपनी राजधानी जा सकता हूँ, मेरा राइट है, मैं नेशनल हाईवे पे पीसफुली जा सकता हूँ। ये इसका हनन किसने किया? बीजेपी ने। बीजेपी ने हमारे सामने 7-7 लेयर्स के बैरिकेड खड़े किए, कील गाड़े, और मैंने जो जुडिशियल इंक्वायरी हो रही है, मैंने वहां जज साहब से बोला कि हरियाणा सरकार ने तो 2 बार कर दिया, पहले भजनलाल के जमाने में, अब दूसरी बार अब सारे पंजाब को देश से। तो सुना आपने क्या कुछ कहना है संयुक्त किसान मोर्चा के किसान नेता का। जिस तरीके से एक नई रणनीति की विरोध तो होगा, लेकिन सावधानी पूर्वक और शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। और अब आने वाले वक्त में चाहे तो प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री, दोनों का विरोध किया जाएगा। जिस तरीके से सुना आपने कि किसान नेता का क्या कुछ कहना है। अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर जो किसान आंदोलन से ही जुड़ी हुई, जहां भारतीय किसान यूनियन के किसान नेता राकेश टिकैत जब कल गाजियाबाद पहुंचे थे, राकेश टिकैत के पासपोर्ट के रिन्यू को लेकर दिक्कतों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। गाजियाबाद के पासपोर्ट अधिकारी से उन्होंने इस मामले में मुलाकात की। पूरे मामले में राकेश टिकैत का कहना है कि उनका पासपोर्ट का रिन्यू नहीं हो पा रहा। मुजफ्फरनगर के पुलिस अधिकारी और यहाँ के पासपोर्ट अधिकारी, दोनों विभाग के कर्मचारियों से तालमेल है। बातचीत भी की गई, सुनिए। आपने धरना भी दिया, क्या मामला क्या है? देखो, बातचीत से समाधान करते ही नहीं। आज इसीलिए हम तमिलनाडु से सीधे यहीं आए कि भाई आ जाओ, बैठेंगे यहाँ पे। यहाँ के कागज मुजफ्फरनगर भेज देते हैं, मुजफ्फरनगर वाले कह देते हैं कि हमने भेज दिया। ये सरकारों की पूरी मिलीभगत है कि किस आदमी को कैसे दबाया जाएगा। ये पासपोर्ट है, इसमें करीब 24 देशों की यात्रा कर ली। एक फर्जी केस लगा के चुनाव आयोग का, वो कोर्ट से भी फाइनल हो गया, और उसके बाद में भी उसको लटका कर रखी हुई है। यहाँ के अधिकारी भी और मुजफ्फरनगर के अधिकारी भी सब आपस में मिले हुए हैं। पासपोर्ट कब से अप्लाई किया हुआ है, कितना समय हो गया? ये तो पासपोर्ट हमारा 25 साल पुराना बना हुआ है। नहीं, रिन्यूअल कब? ये रिन्यूअल के लिए पिछले 2-2.5 साल से दे रखा है इनको। आज क्या बात हुई पासपोर्ट? आज बात ये हुई कि कोई कागज है, फिर मुजफ्फरनगर से आएगा। मतलब हर महीने तो ये इंक्वायरी करते हैं। यहाँ पे लोग हमारे आते हैं, वे यहाँ पे जाते हैं, यहाँ से मुजफ्फरनगर जाते हैं, फिर वे यहाँ पे जाते हैं, कागजों में उलझा कर रखते हैं। तो क्या है, पॉलिटिकल इशू है? ये पूर्ण रूप से पॉलिटिकल इशू है, और कोई इशू है ही नहीं। नहीं तो अधिकारी तो पहले भी होते थे। अधिकारी तो हम आए यहाँ पे, एक दिन में पासपोर्ट दिए, जब बाहर लोग गए अपने, और 18 पासपोर्ट सेम डे कागज देकर सेम डे बनवा कर लेकर आए। अच्छा, ठीक है साहब, कोई विदेश में कोई ऐसी आपकी यात्रा प्रस्तावित है जिस पर जाना जरूरी है, जिसकी वजह से? अरे ये तो दस्तावेज है, तो क्या पता कब जाना पड़ जा। ये तो दस्तावेज है, हमारा संगठन है, दुनिया में कहीं पे भी जाना पड़ जाता है। अब कुछ पासपोर्ट होगा तो जब भी तो आगे का विचार करेंगे। जब पासपोर्ट है नहीं तो कहीं का विचार करेंगे। प्रस्तावित तो है सब जगह। अब आगे की क्या रणनीति? आगे की रणनीति है भाई, पासपोर्ट इनको देने पड़ेंगे, नहीं तो यहाँ टेंट गड़ेंगे, यहाँ पे भी गड़ेंगे या मुजफ्फरनगर गड़ेंगे। दोनों का इनकी मिली भगत। कहाँ से दोनों सब एक है, सब आपस में कड़ी जुड़ी हुई है इनकी। ठीक है साहब, दल बल के साथ आए थे, पल्ली लेके आए थे, धरना देने आए थे, तो क्या अधिकारी कुछ दबाव में आए? नहीं, कोई हमें अधिकारी कोई दबाव नहीं। जो कानून कहता है वो अपना काम करेंगे। किसी के प्रेशर में कागज और दस्तावेज के साथ में छेड़खानी ना करें। क्या मुकदमा बताया आपके ऊपर? मुकदमा तो कोई 505 की कोई धारा है, वो कोई इलेक्शन कमीशन की है, वो तो फाइनल होगा कोर्ट से, कोर्ट के ऑर्डर आगे। परेशान किया जा रहा है आपको? परेशान है। क्या मामला क्या है? देखो, बातचीत से समाधान करते ही नहीं। आज इसीलिए हम तमिलनाडु से सीधे यहीं आए कि भाई आ जाओ, बैठेंगे यहाँ पे। यहाँ के कागज मुजफ्फरनगर भेज देते हैं, मुजफ्फरनगर वाले कह देते हैं कि हमने भेज दिया। ये सरकारों की पूरी मिलीभगत है कि किस आदमी को कैसे दबाया जाएगा। ये पासपोर्ट है, इसमें करीब 24 देशों की यात्रा कर ली। एक फर्जी केस लगा के चुनाव आयोग का, वो कोर्ट से भी फाइनल हो गया, और उसके बाद में भी उसको लटका कर रखी हुई है। यहाँ के अधिकारी भी और मुजफ्फरनगर के अधिकारी भी सब आपस में मिले हुए हैं।
पासपोर्ट कब से अप्लाई किया हुआ है, कितना समय हो गया? ये तो पासपोर्ट हमारा 25 साल पुराना बना हुआ है। नहीं, रिन्यूअल कब? ये रिन्यूअल के लिए पिछले 2-2.5 साल से दे रखा है इनको। आज क्या बात हुई पासपोर्ट? आज बात ये हुई कि कोई कागज है, फिर मुजफ्फरनगर से आएगा। मतलब हर महीने तो ये इंक्वायरी करते हैं, यहाँ पे लोग हमारे आते हैं, वे यहाँ पे जाते हैं, यहाँ से मुजफ्फरनगर जाते हैं, फिर वे यहाँ पे जाते हैं, कागजों में उलझा कर रखते हैं ये सब। तो क्या है, पॉलिटिकल इशू है? ये पूर्ण रूप से पॉलिटिकल इशू है और कोई इशू है ही नहीं। नहीं तो अधिकारी तो पहले भी होते थे। अधिकारी तो हम आए यहाँ पे एक दिन में पासपोर्ट दिए, जब बाहर लोग गए अपने, और 18 पासपोर्ट सेम डे कागज देकर सेम डे बनवा कर लेकर आए। अच्छा ठीक है साहब, कोई विदेश में कोई ऐसी आपकी यात्रा प्रस्तावित है जिस पर जाना जरूरी है, जिसकी वजह से? अरे ये तो दस्तावेज है, तो क्या पता कब जाना पड़ जा। ये तो दस्तावेज है, हमारा संगठन है, दुनिया में कहीं पे भी जाना पड़ जाता है। अब कुछ पासपोर्ट होगा तो जब भी तो आगे का विचार करेंगे, जब पासपोर्ट है नहीं तो कहीं का विचार करेंगे। प्रस्तावित तो है सब जगह। अब आगे की क्या रणनीति? आगे की रणनीति है भाई, पासपोर्ट इनको देने पड़ेंगे, नहीं तो यहाँ टेंट गड़ेंगे, यहाँ पे भी गड़ेंगे या मुजफ्फरनगर गड़ेंगे। दोनों का इनकी मिली भगत। कहाँ से दोनों सब एक है, सब आपस में कड़ी जुड़ी हुई है इनकी। ठीक है साहब, दल बल के साथ आए थे, पल्ली लेके आए थे, धरना देने आए थे, तो क्या अधिकारी कुछ दबाव में आए? नहीं, कोई हमें अधिकारी कोई दबाव नहीं। जो कानून कहता है वो अपना काम करेंगे, किसी के प्रेशर में कागज और दस्तावेज के साथ में छेड़खानी ना करें। क्या मुकदमा बताया आपके ऊपर? मुकदमा तो कोई 505 की कोई धारा है, वो कोई इलेक्शन कमीशन की है, वो तो फाइनल होगा कोर्ट से, कोर्ट के ऑर्डर आगे। परेशान किया जा रहा है आपको? परेशान है। जो खबर पंजाब के फाजिल्का से, बता दें कि फाजिल्का में पिछले एक दिन से जो बरसात हो रही है उसमें किसानों की फसल को भारी नुकसान हुआ है। गेहूं की फसल को मंडी में लेकर जो किसान पहुंचे, सुनिए इस पर क्या कुछ कहना है किसान का। ਡੀਸੀ ਮੈਡਮ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿ ਗਏ ਸੀ ਲੱਖਾਂ ਗੱਟੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਲੱਖ ਗੱਟੇ ਚਕੀਨੇ ਆ। ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਮੰਡੀ ਦੇ? ਕਿਸਾਨ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੀਸੀ ਮੈਡਮ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਚੱਲੂਗਾ ਜੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਅਰੁਣ ਨਾਰੰਗ ਜੀ ਆਏ ਸੀ, ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ, ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਜੀ, ਸਭ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਦਲਾਵ ਆਏਗਾ, ਲੱਖ ਗੱਟਾ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਟਾ ਗੁੱਟਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਡਰਾਈਵਰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਗੇ, ਉਵੇਂ ਪੈਸੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੇਬਰਾਂ ਡਬਲ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆੜਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪੈਣਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹੀ ਘੋੜੇ ਉਹੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਡਾਂਗਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਤੇ ਢੇਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਆ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵੇਖ ਲਓ ਜੀ ਖੜੀਆਂ, ਤਰਪਾਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਖੜੀ ਕਰ ਰੱਖਿਆ। ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਢੇਰੀਆਂ ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤਰਪਾਲਾਂ ਪਈਆਂ। ਨਹੀਂ, ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈਗੇ ਕੋਈ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਪ੍ਰਬੰਧ ਜੀ ਆੜਤੀ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਏਜੰਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮਾਲ ਆਪਦਾ ਚੱਕੇ ਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰੇ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਈਏ ਜੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਜੀ, ਮਗਰ ਇਹ ਏਜੰਸੀ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਨਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਠੀਕ, ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਧਰਮਵੀਰ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਕਣਕ ਕਿੰਨੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਅਸੀਂ ਜਿੰਨ ਦਾ ਕਬੂ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੇਠ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅੱਜ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਬਾਬੂ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ? ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਰਨ? ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੁਛ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਲਿਫਟਿੰਗ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਪਏ, ਆੜਤੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਪਏ बेचारे। जो हर बंदे उन्होंने परेशान, आप खुद माल आऊगा तो असं तोल लांगे, क्यों जगह नहीं, जमींदार लेके अंदर नहीं, रास्ते से पाइए तो कमेक्टर परेशान होंगे बेचारे। कोई ट्रैफिक जाम हो जाता है, तो इस करके जी बहुत परेशान होते हैं।
ਨਹੀਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਲੱਖ ਗੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕੀ ਜਾਏਗਾ ਉਹ कुछ भी नहीं कहते कहन की गल है बस इतने आने सब बहुत गने आए SDM आए सारे हैं कहते कहते कोई कुछ नहीं इतने ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਬਰਸਾਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਵੇਰ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆੜਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅभी ਬਾਰਿਸ਼ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਰਪਾਲਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰਪਾਲਾਂ ਨਾਲ ਢੱਕ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸਾਰੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਤਰਪਾਲਾਂ ਨਾਲ ਢੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰੋਗੇ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤੇ ਆਪੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਣਕ ਨਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਢੇਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੌਸਮ ਖੁੱਲਦਾ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਕੀ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਪੋਸਟ ਹੈ? ਮੈਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੰਡੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਇੰਚਾਰਜ ਠੀਕ ਹੈ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਹੋਰ। ਠੀਕ बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से लगातार बारिश, कहीं पर बर्फबारी लगातार देखने को मिल रही है, उससे किसानों की फसलों पर भारी नुकसान हुआ है। किसान काफी ज्यादा परेशान है, सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। कश्मीर में पिछले 3 दिन के दौरान हुई जबरदस्त बारिशें और बर्फबारी ने न सिर्फ बाढ़ की स्थिति जम्मू कश्मीर में खासतौर से श्रीनगर शहर में पैदा की, बल्कि साथ ही साथ इस बारिश और बर्फबारी ने सबसे ज़्यादा क्षति जो है वो यहाँ पर किसानों को पहुँचाई है। कश्मीर में यही मौसम होता है जब सबसे ज़्यादा खेती होती है और फसलें जो है वो पकने लगती है, लेकिन उस बीच बेमौसम बर्फबारी ने कश्मीर के कई इलाकों में सेब के बगीचों को भारी नुकसान पहुंचाया है और किसान परेशान हैं। दूसरी तरफ बारिशों से कई जगहों पर खेती की ज़मीन जो है वो दुसाई है और उससे भी किसानों को नुकसान हुआ है। अब किसानों की गुहार है सरकार से कि उन्हें इस नुकसान की भरपाई के लिए सरकार की तरफ से कुछ मुआवजा मिले। अशरफ आनी, श्रीनगर, आज तक। अब बात करेंगे देश भर के मौसम को लेकर, क्योंकि मौसम में लगातार परिवर्तन देखने को मिल रहा है। ऐसे में आपको बता दें कि खास तौर पर IMD के द्वारा कई राज्यों में इस वक्त भीषण गर्मी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। तो देश के कुछ राज्यों में बारिश और बर्फबारी होने की वजह से मौसम में थोड़ी नरमी बनी हुई है। मौसम विभाग की माने तो आज पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार में भीषण लू चलने की संभावनाएं जताई गई हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि कुछ और राज्य भी हैं जहां पर बारिश का अलर्ट जारी है, जिसमें पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। दिल्ली में 1 मई तक तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि 4 मई को दिल्ली में गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने के आसार हैं। IMD के मुताबिक इस पूरे हफ्ते दिल्ली का अधिकतम तापमान 35 से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है, वहीं न्यूनतम तापमान 21 से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। आज यानी कि 30 अप्रैल को दिल्ली में अधिकतम तापमान 37 डिग्री और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। तो तेज हवाओं का जो दौर है वो लगातार जारी रहेगा। लेकिन आपको बता दें कि IMD ने कई राज्यों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। खासतौर पर हरियाणा की अगर मैं बात करूं तो हरियाणा के कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर कुछ घंटों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि तेज बारिश हो सकती है। ऐसे में किसानों के लिए भी उन्हें अलर्ट जारी किया गया है, उन्हें हिदायत दी गई है कि वो समय रहते अपनी फसलों का बचाव करें, क्योंकि कई किसानों की फसलें अभी नहीं कटी हैं, तो ऐसे में उनकी फसलों पर भारी नुकसान पड़ता हुआ नजर आ सकता है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए किसान।